देखो सिल्वरिंग लेंस में क्या होता है बच्चों, तो मैं थोड़ा इसका बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा तो आपको आपको पता रहे, तो आप भी थोड़ा सा बड़ा साइज बनाना। तो मान के चलो ये आपका लेंस है, जिसमें एक सरफेस पर मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे कोटिंग कर दी सिल्वर की। तो सिल्वर क्या करता है बच्चों, रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिल्वरिंग कर दिया, तो इससे क्या होगा अब ध्यान से देखते हैं। तो मान के चलो ये आपकी क्या होगी बच्चों, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। मान के चलो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको पता है ऑब्जेक्ट से क्या होगी, लाइट जाएगी। तो मान के चलो कि एक लाइट गई आपकी दिस डायरेक्शन में, ठीक है। सीधी सीधी जा रही है, सीधी सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन यहाँ पे जैसे टकराएगी तो यहाँ पे इसको मिरर वाला एक्शन मिलेगा, तो वापस चली जाएगी जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन से वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही जीरो होंगे, तो वापस जा रही है। क्या है यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? यस। ठीक है। अब आराम से समझना, देखो मान के चलो कि एक लाइट गई यहां से, इस पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? हाँ जी, इस पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्लास है, रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, तो मैंने टुवर्ड्स नॉर्मल बना दिया। अब जैसे इस पे टकराएगी, टकराने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, यहाँ पे लगेगा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो जैसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा तो आपको पता है कि लाइट रे हमारी क्या हो जाएगी, मान के चलो कि इसका जो है नॉर्मल ये है, तो जिस एंगल से इंसिडेंस हो रहा है उसी एंगल से बच्चों ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सीधी सीधी आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। अब ध्यान से देखो, फिर ये अभी तक ग्लास में थी, ये ग्लास में थी, अब ग्लास से एयर में आ रही है, तो ग्लास से एयर में आने पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने से ये क्या अब एयर में आ रहा है, ग्लास से एयर में आ रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी? हाँ जी बच्चों, क्या होगा यहाँ पे, अभी। अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो देखो एक मेरी ब्लू लाइट थी, मेरी ग्रीन लाइट है, यहाँ पे बन रही है, तो ये मेरा क्या बन गया यहाँ पे बच्चों, इमेज। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? क्या ये सभी को इथेन क्लियर हो गया? रिवर्स वंश क्लियर हो गया सभी को? कि देखो वन पर क्या हो रहा यस है, सर। वन पर हो रहा है बच्चों रिफ्रैक्शन, टू पे क्या हो रहा है, टू पे हो रहा है बच्चों रिफ्लेक्शन, और थर्ड पर क्या हो रहा है, थर्ड पे अगेन हो रहा है रिफ्रैक्शन, है ना? अगर मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूं, तो पहला पार्ट क्या इंडिकेट करता है, देखो मेरे को पहला पार्ट इंडिकेट करता है कि पहला पार्ट तो भैया रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि अगर ये लेंस होता, ठीक है, अगर ये हाफ पोर्शन में लेंस बना दूं, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा यहाँ से टकराएगा, ठीक है, और यहाँ चला जाएगा, तो फर्स्ट पोर्शन तो आपका एक तरीके का रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो एक तरीके का ग्लास है ये वाला, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन, किसकी तरह काम कर रहा है, कौन से मिरर की तरह काम कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है कॉनकेव मिरर की तरह। तो कॉनकेव मिरर में जो सेकंड सरफेस मैंने बनाया है वो मेरा क्या कर रहा है बच्चों, रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो जिस एंगल से वो मान के चलो टकराया है, ऐसे टकराया है, तो क्या कर रहा है बच्चों, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन कर। और थर्ड अगेन क्या हो रहा है बच्चों, थर्ड अगेन हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो मेरा फिर यहाँ पे लेंस बनेगा,
ठीक है। अब हम मैं ग्लास से एयर में आ रहा हूँ, ग्लास से मैं बच्चों एयर में आ रहा हूँ, ग्लास से मैं एयर में आ रहा हूँ। तो एक्चुअली में मेरे को सीधा 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 आना चाहिए था, लेकिन मैं सीधा ना आके बैंड हो जाता हूँ। बैंड क्यों? क्योंकि मैं एयर में आना। तो तीसरा भी ये केस। तो यही मैंने 3 केस बनाए आपके सामने। पहले वाला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 केस। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट? यस सर। यस अब सर। बहुत आराम से समझना है यहाँ पे, बहुत आराम से समझना है बच्चों। अब यहाँ पे जो पावर होंगी, पावर कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आता है ज्यादातर यहाँ पे, पावर कैलकुलेशन के लिए तो जो पावर इक्वलेंट होगी, पावर इक्वलेंट किसके केस में? सिल्वरिंग द लेंस, वन सरफेस को मैंने सिल्वर कर दिया, उस केस में पावर इक्वलेंट लिख लो यहाँ पे। सिल्वरिंग केस में क्या होगी? तो एक तो होगी 1 के लिए पावर, एक होगी 2 के लिए पावर, और एक होगी 3 के लिए पावर। 1 क्या है? मेरा लेंस है, तो यहाँ पे लिख लो पी लेंस। दूसरा क्या है? मेरा मिरर। और अगेन क्या है? मेरा लेंस। क्या दोनों लेंस एक ही है? बिल्कुल सर एक ही है। तो इसका मतलब पी इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 टाइम्स पी लेंस प्लस पी मिरर। सर मिरर का तो आपने करवाया नहीं, वो भी मैं करवाऊंगा, पहले ये लिख लो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी ने लिख लिया? यस सर। अब मेरे को बतानी है छोटी छोटी चीजें, ठीक है। पहले बताओ, जो मैं लेंस की बात कर रहा हूँ सब भूल जाओ, ये लेंस ही है। रेड वाला देखो ना, आप ये सिल्वरिंग देखो, ओनली रेड वाला देखो। ये रेड वाला कौन सा लेंस है? ये कौन से लेंस की बात कर रहे हैं हम? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है ना बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस में पावर का फॉर्मूला होता है एफ लेंस फोकल लेंथ। प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। कॉन्वेक्स है तो प्लस ले लेना, कॉनकेव है तो माइनस लेना। क्या ये बात क्लियर है? तो हम पढ़ चुके हैं ना, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिरर में क्या रहेगा बच्चों? मिरर में हमेशा क्या रहता है? मिरर में माइनस साइन आता है। माइनस क्यों साइन आता है? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका लेंस होता है, लेंस में रिफ्लेक्शन करके इधर जाता है, दूसरी साइड जाता है, तो हम प्लस लेते हैं। ऐसे ही कॉनकेव लेंस में हम क्या करते हैं? वापस जाके इधर ही आता है ना, तो हम माइनस लेते हैं। तो मिरर में भी तो यही होता है। मिरर में क्या होता है? वापस जाके इधर ही तो आता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे। इसका मतलब कि इसका मतलब कि पी मिरर किसके बराबर होगा? -1/f मिरर। जो फोकल होगा मिरर का, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेना। तो हमारे पास ये निकल आया, ठीक है, ये निकला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट वाली, इक्वलेंट लेंस। अब मुझे चीज बताओ, ये इक्वलेंट लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? किसकी तरह बिहेव कर रहा है मुझे बस इतना बताओ। अगर मैं ओवरऑल देखूं, मैं ऐसी ऑब्जेक्ट बनाऊं और इमेज बनाऊं, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बताओ मेरे को। सर मिरर। मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, वेरी गुड। जब ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी तरह तो एक्ट करेगा बच्चों, यस और नो? इसका मतलब कि अगर जो मैंने पी इक्वलेंस लिखा है, 2 टाइम्स पी लेंस प्लस मिरर, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक्टिंग एज, लिख लो यहाँ पे, एक्टिंग एज मिरर, रिफ्लेक्शन कर रहा है ओवरऑल। तो ये किसकी तरह होगा? इसका जो ओवरऑल होगा वो क्या होगा? -1/f इक्वलेंट। क्या होगा? -1/f इक्वलेंट बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। और P2 लेंस क्या बनेगा? 2 में f लेंस बनेगा। और ये तो आपको बता ही दिया, -1 में f मिरर बनेगा। तो अगर मैं माइनस को इधर ले जाऊं, तो फाइनल रिजल्ट है मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f मिरर -2 टाइम्स f लेंस। ये आपका फॉर्मूला इस केस में, सिल्वरिंग लेंस के केस। क्या ये सर
दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल बच्चों, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों मीन्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। फॉर्मूला याद हो गया सभी को? क्वेश्चन करें अब। तो देखो क्वेश्चन कैसा आ रखा है, क्वेश्चन देखो। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, if radius of curvature of both surfaces of lens is 60 centimeter. If radius of curvature of both surfaces of lens is 60 centimeter and one surface is silvered as shown in figure, one surface is silver as shown in figure. Find the f equivalent focal length या f equivalent focal length. Find the equivalent focal length of silvered lens. सिल्वर्ड लेंस का पूरा मतलब ओवरऑल हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना। तो सबसे पहले तो देखो मुझे फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1 में एफ इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 - 1। ये करवाया था लास्ट क्लास में, 1/r1 - 1/r2। ये किसके लिए करवाया था आपको याद हो? ये करवाया था लेंस के लिए, नॉट मिरर के लिए। मिरर के लिए तो बाद में देखेंगे, पहले लेंस के लिए करते हैं। लेंस के लिए यही था। तो लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो निकालो जल्दी से। म्यू 2 की वैल्यू 1.5 है, -1। ये है आपका, आपको पता है ये वाली प्लस वैल्यू होती तो +60 आएगा, ये वैल्यू माइनस है तो -60 आएगा। जल्दी निकालो, मेरे ख्याल से एफ लेंस निकल जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। चेक करो, ये निकलना चाहिए। हाँ जी बच्चों, हो गया? यस सर। ठीक है, अब बताओ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ मिरर कोई फॉर्मूला होता है? कोई फॉर्मूला है ऐसा जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ और मिरर का कोई रिलेशन हो? है कोई ऐसा फॉर्मूला? r/2 होता है। शाबाश। तो एफ मिरर क्या हो जाएगा बच्चों, r/2। सर ये प्लस का होगा कि नेगेटिव का? ये प्लस का होगा कि नेगेटिव का? याद करो, फोकल लेंथ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव की तरह। कॉनकेव में आप ध्यान से देखो तो आर हमारा इधर जाता है, लाइट हमारी इधर जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -60/2। ध्यान करना है इस चीज का भी। देखो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सी पॉइंट होता है आपको याद हो तो हमारा इस डायरेक्शन में होता है, मेजरमेंट वाले डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। तो कितना निकल गया बच्चों, -30 cm निकल गया। क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? अब बस वैल्यू पुट कर दो। तो 1/में एफ इक्वलेंट क्या निकाला था, -1/में एफ मिरर -2/में एफ लेंस। यही था, बिल्कुल यही था। तो वैल्यू पुट कर दो। 1/में ये कितना निकला, -30, -2/में ये कितना निकला बच्चों, 60। 60 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा -2, ये भी -2, -4/60। तो एफ इक्वलेंट कितना निकल गया बच्चों, -15 सेंटीमीटर। माइनस का तो आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों ये, कॉनकेव मिरर की तरह। और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव ही होती है, तो बिहेव जिसकी तरह करेगा उसी की तरह फोकल लेंथ है। अब बताओ समझ में आ गया? क्या ये पार्ट सभी को समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस सर।
Yes, यस sir. सर। लिख लिया, सभी ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा घुमा के दे रहा हूं, दोबारा लिखो। फाइंड द इक्वलेंट फोकल लेंथ, फाइंड द इक्वलेंट फोकल लेंथ if radius of curvature is 20 centimeter of both sides for the given figure। ये 1.5 है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, और दोनों के दोनों R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन। तो निकालो, ट्राई करो एक बार इससे जल्दी से। लेंस की शेप देख लो, उस हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाना, करो जल्दी। हो गया बच्चों? हाँ जी, हुआ नहीं हुआ? टेन हो रहा है। कितना आ रहा है? टेन 10? टेन। नहीं,
सॉरी मैंने गलत दे दिया, माय मिस्टेक। चलो 20 ही ले लो, पर उससे तो 20 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसको ले लो 60, इसको लेनी है 20, ये सेम नहीं हो सकती ना। हम्म, ये 60 सेंटीमीटर बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो मैं सोल्व कर देता हूं, देखो अगर आप ध्यान से देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का इसी साइड में ही है, रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, तो वैसे आपका आंसर 0 आना चाहिए था, बल्कि इन्फिनिट आना चाहिए था, क्योंकि अगर ये दोनों 20-20 होते सी तो 0 हो जाता ना। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया, एफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लेंस का होता है μ2 - 1, ठीक है, μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r। देखो तो दोनों ही इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो 1.5 -1, नीचे तो 1 ही आएगा, ये आएगा माइनस के 1/60 माइनस के -20, माइनस माइनस विल बिकम 20, ये बनेगा 0.5 माइनस के 1/60 प्लस 1/20, 60 एलसीएम लोगे तो -1 + 3 इंटू में 1/2, ये हो जाएगा 2/60। ये कितना आ रहा है बच्चों, 1/60 ही आएगा। तो जो फाइनली आपकी एफ लेंस निकली वो निकली +60 सेंटीमीटर। सर में आ गया, यस और नो, क्लियर है, क्लियर हो गया सभी को। क्यों नेगेटिव लिया दोनों, क्योंकि दोनों का कर्व यहाँ पे बनना, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। एफ मिरर तो आपको पता है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपका कॉनकेव मिरर की तरह, तो r/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे r क्या लेंगे, याद करो r क्या लेंगे, कहाँ पे सिल्वरिंग लगी हुई है, सिल्वरिंग लगी हुई है 20 वाले पे, तो 20 लेंगे, -20/2, तो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब निकालो एफ इक्वलेंट, जल्दी से बताओ एफ इक्वलेंट कितना निकल जाएगा, -1/10 -1/60, 2/60, 60 आ जाएगा, तो -6 माइनस के कितना आ जाएगा बच्चे, 1 है तो 2 ही रहेगा, कितना होगा -8/60, तो एफ इक्वलेंट निकल गया 60/8, कितना होता है 60/8 हो गया 7.5 -10, ये आंसर। क्लियर हो गया दिवस गर्भित हितेन, श्योर है, क्लियर है शिवम, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना था, मेरे से गलती होगी, वैल्यू अलग अलग ही आनी चाहिए क्योंकि दोनों का कर्व शेप अलग अलग है ना, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ए थिन इक्विकॉन, ये आईटी का क्वेश्चन है, देखो ए थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस, ए थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस has focal length 10 centimeter. A thin equiconvex lens has focal length 10 centimeter and refractive index 1.5. Refractive index is 1.5. If one of the face is now silver, if one of the face is now silver, and image coincide with the object, and final image coincide with the object. What is the distance of object from the lens? What is the distance of object from the lens? ये निकालना। What is the distance of the object? मतलब एक तरह का यू निकालना है, तो ट्राई करो यू निकालने के लिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंस has focal length 10 centimeter and refractive index 1.5. Now one of its faces is now silver
if final image coincides with object, if final image is coincide with the object, what is the distance of object from the mirror? What is the distance object of the mirror? मिरर बोल दो या लेंस बोल दो, ठीक है, वहां से हमें निकालो, निकालो जल्दी। अगर ध्यान दो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बच्चे? सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ से एफ इक्वलेंट। तो जल्दी से सबसे पहले तो वो निकाल दो आप, क्या अपना अ, इसका एफ लेंस। एफ लेंस कितना निकलेगा इसमें? एफ एल कितना निकल रहा है? 10 सेंटीमीटर निकला होगा, ठीक है। 10 तो दे रखा है, सॉरी, तो 10 ही दे रखा है पहले से, तो एफ एल हो गया। एफ मिरर आपको पता है किसकी तरह बिहेव करेगा? R/2, तो कितना हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वलेंट फाइनल रिजल्ट निकलेगा कितने बच्चे? -5/2। अब याद करो ये कौन के मिरर की तरह बिहेव कर रहा है? कौन के मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम पॉइंट पर बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम पॉइंट पर बन रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट होता है वो? 2R पॉइंट होता है या फिर C पॉइंट होता है। R यहाँ पे क्या होता है बच्चों? 2F। 2F इक्वलेंट, तो 2F इक्वलेंट कितना होगा? 2 इंटू -5/2 कितना हो गया बच्चों? -5। ऑप्शन में था 5, मतलब माइनस नहीं दे रखा था, बट ऑप्शन में था 5। ये ऑप्शन है, बस करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर में आ गया आप सभी को? यस और नो? कौन सा क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन लेंस। हमने निकाला था ना पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर। अब ऐसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन लेंस, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस माइनस। याद करो वहां पे निकला था, मिरर के केस में लिख लेना साइड में, मिरर के केस में निकला था इमेज की जो वेलोसिटी है, ठीक है, इन केस ऑफ मिरर, ठीक है, वो था -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मिरर विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आ जाएगा, देख लो, प्रूव भी कर सकते हैं जैसे कि हमें बताया। ये क्या होता है? -kv -ku 1/f, इसको ले सकते हैं v इनवर्स, u इनवर्स, f इनवर्स, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बन जाएगा -k 1/v² dv बाय dt, ठीक है। dv बाई, यहाँ पे वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस बन जाएगा 1/u², डी बाई, दोबारा बता रहा हूँ, v और यहाँ पे डिस्टेंस है, 0 बन जाएगा। डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है। उधर जाके क्या बन जाएगा? v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। अब आपको पता है मिरर क्या होता है? HI/HO इक्वल टू V/U। माइनस आता है मिरर के केस में, यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे डायरेक्टली आई कैन राइट m² V ऑब्जेक्ट लेंस ऑब्जेक्ट इमेज। बस हो गया, हो गया बच्चों, ठीक है। अगर लिख लिया है तो क्वेश्चन का लेते हैं, जल्दी से लिखो। फाइंड द velocity of object, find the velocity of object if if focal length if focal length of lens is 30 centimeter, focal length of lens is 30 centimeter, object distance is 20 centimeter, ध्यान रखना 20 वाला लेकिन माइनस लेंगे। object distance is 20 centimeter from the lens, and speed of object speed of object is 5 meter per second। निकालो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकंड है, फोकल लेंथ गिवन है, यू गिवन है, यू माइनस में आएगा, एफ आपको पता है कौन वैक्स है तो प्लस में होगा। जल्दी निकालो वेलोसिटी ऑफ इमेज, जल्दी।
छुट्टियां स्टार्ट हो गई दिवस गर्भित कैसे शौर्य स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हाँ जी सर, मेरी तो चल ही रही थी। वंश तुम्हारी शिवम लक्ष्य हाँ जी सर। यस सर। तो कल क्लास ले लो 12 बजे के आसपास मेरी छुट्टी नहीं है सर। सर ऑफलाइन ले ऑनलाइन लो सर। ऑफलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन इसकी छुट्टियां नहीं है दिवस तेरी छुट्टियां नहीं है नहीं है सर। तो तू जाते कहाँ है स्कूल जाता हूँ सर अभी तो। बाकी बताओ गर्वित शौर्य तुम्हारी क्लास तो नहीं है शौर्य वहां पे अभी नहीं सर, मेरी सुबह नहीं है। ठीक है तो कल मैं क्लास लूंगा ठीक है ये चैप्टर खत्म करवाने हैं इससे कॉपी क्वेश्चन भी करने हैं बहुत सारे ठीक है साथ साथ तो कर ही रहे हैं लेकिन और भी क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस के लिए अगर तुम कर सकते हो दिवस तो कर लेना अदरवाइज फिर ऑनलाइन देख लेना बाकी सभी को ज्वाइन करना है क्लियर है बच्चों सर पहले के भी लेक्चर डाल देना। क्या कह रहा है तो पहले का भी लेक्चर डाल देना। ठीक है हो गया बच्चों क्वेश्चन हो गया फॉर्मूला क्या करवाया था VIM सॉरी VIL इक्वल टू M स्क्वायर VOL पहले हमें V क्योंकि यहाँ पे लेंस तो मूव कर नहीं रहा है तो यहाँ पे तो VOL यही होगा 5 ही रहेगा लेकिन यहाँ पे मुझे M निकालना M निकाल दो जल्दी से M निकालने में तो टाइम क्यों लग रहा है पहले तो ये बताओ जो 220 क्वेश्चन देते वो कर लिए सभी ने वंश ने भेजा अभी तक दिवस गर्वित शिवम क्या हो चल गए रहा है सर। शोर रहा है यस सर कर लिए। सर फिर मेरे तुम थोड़े भी ट्राई बचे हैं। करो ये क्यों नहीं अभी तक सर वो कोचिंग वोचिंग गया था और बाकी केमिस्ट्री वगैरह कर रहा था थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा पीछे रह गया। फास्ट करो दिन बहुत कम बचे हैं ठीक है सर, आज 12 बजे से पहले भेज दूंगा आपको। ठीक है हाँ भाई निकला वंश नहीं निकला ये वाला क्वेश्चन सर 45। 45 आ रहा है करेक्ट है मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 3 आएगा यस सर। ठीक है तो VIL कितना हो जाएगा 9 × 5 45 सर 3 कैसे आएगा F दे रखा है U दे रखा है V निकाल लोगे आप 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F ठीक है V आएगा आपका यहाँ पे -60 सेंटीमीटर आएगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा V/U -60 -20 +3 हो जाएगा बस क्लियर हो गए सभी को बच्चों सर क्लियर हो गया एवरीवन ठीक है तो नाउ वी विल गो थ्रू नेक्स्ट टॉपिक प्रिज्म ठीक है बच्चों प्रिज्म को हम 2 पार्ट में स्टडी करेंगे बच्चों पहला होता है आपका डेविएशन एंड नेक्स्ट होता है बच्चों आपका डिस्पर्जन डिस्पर्जन आपने पढ़ा है क्लास 10th में ठीक है जिसमें आपको पता लाइट क्या होती है डिस्पर्ज हो जाते हैं डिफरेंट कलर में लेकिन वो इतना बेसिक नहीं आएगा यहाँ पे एंगल एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा डेविएशन निकालना पड़ेगा मुझे अलग अलग कलर के लिए तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डेविएशन पढ़ना चाहिए अच्छे से तो कैसे डेविएशन होता है ठीक है तो सबसे पहले हम डेविएशन पढ़ेंगे ठीक है उसको पढ़ने से पहले आप सभी को पता है प्रिज्म का शेप क्या होता है जब हम देखते हैं तो आपका प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है
कि एक फेस होता है आपका ट्रायंगल का, एक्चुअली दो फेज होते हैं ट्रायंगल के, है ना। और कितने फेज होते हैं इसमें रेक्टेंगल के? कितने फेस होते हैं बच्चों रेक्टेंगल के? 3 फेस होते हैं, इस तरह से। दिस वन इज रेक्टेंगल, दिस वन इज रेक्टेंगल, दिस वन इज टू ट्राइंगल, और नीचे वाला भी आपका रेक्टेंगल। तो 3 रेक्टेंगल होते हैं और 2 बच्चों ट्राइंगल होते हैं। और ज्यादातर लाइट हम रेक्टेंगल फेज में करते हैं। वाई वी डोंट सेंड द लाइट ऑन ट्राइंगल फेज? ट्राइंगल फेज पे क्यों नहीं करते हम? ट्राइंगल फेज पे क्यों नहीं करते हम, रेक्टेंगुलर फेज पे ही क्यों करते हैं? पता है किसी को? जल्दी आंसर दिया करो, यस और नो। No, sir. अब देखो, अगर आप ढंग से देखो, अगर आप रेक्टेंगुलर ट्राइंगल फेज पे करोगे और दूसरे वाला ट्राइंगल फेज पे करोगे, तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में गैप सेम है, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में भी गैप सेम है। जब गैप सेम है तो पता है किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्रायंगुलर शेप बिहेव करेगा ग्लास स्लैब की तरह, एग्जैक्टली ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, जो हम पढ़ चुके हैं। इसलिए हमें जब ग्लास स्लैब हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे उसकी नेसेसरी नहीं है स्टडी करना। लेकिन अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करूं देखो किसकी, अब मैं बात कर रहा हूं टू रेक्टेंगल से। यहाँ पे और यहाँ पे देखो गैप अलग है, यहाँ पे गैप अलग हो गया, यहाँ पे गैप अलग हो गया, तो यहाँ पे गैप का क्या है बच्चों? डिफरेंस अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर फेज में स्टडी करने की जरूरत है, ट्राइंगल फेज में स्टडी करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राइंगुलर फेज एक्टिंग एज अ ग्लास स्लैब। तो लिख लो ट्राइंगल फेज एक्टिंग एज अ ग्लास स्लैब, वो हम पढ़ चुके हैं पहले से। दैट मीन्स वी ओनली नीड टू स्टडी by striking the light, by incident the light on rectangular face। क्लियर हो गया? ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों? यस और नो? ठीक है। ये आपका प्रिज्म है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? हमेशा दो रेक्टेंगुलर फेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अभी लिखवाऊंगा, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइट को इंसिडेंस करवा रहा हूँ। जैसे मैं लाइट को इंसिडेंस कराऊंगा तो उसका नॉर्मल होगा। ये मेरा ग्लास का बना हुआ, ठीक है। ग्लास की वजह से इस पे क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। इसका नॉर्मल क्या होगा बच्चों? और ये क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल बनते हैं। कौन कौन से एंगल बनते हैं? एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं, तो एंगल आई होता है। ये भी नॉर्मल से मेजर किया तो एंगल आर होता है। ये होता है बच्चों एंगल आर डैश ले लो, ठीक है। आर है, ये आर डैश है, एंड दिस वन इज एंगल ई ले लो, एंगल ऑफ इमर्जेंस। कई जगह आई डैश लिखा रहता है, मैं ई से ही रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर लिख लेना आई डैश, दोनों एक ही चीज। तो यहाँ पे लिख लो, सबसे पहले लिखो, बना लिया सभी ने? बना लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अभी दोबारा बनाएंगे। पहले लिख लो ए क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ प्रिज्म। जल्दी जल्दी लिखो, एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर फेसेस। It is the angle between two rectangular faces where light is incident, and from which light emerges। जहां से लाइट इंसिडेंट होती है और जहां से लाइट इमर्जेस होती है। It is the angle between faces where light is incident and from where light emerges। अब लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको पता ही क्या होता है, इट इज द एंगल एट विच लाइट इज इंसिडेंट, it is the angle at which light is incident, which is measured from which is measured from perpendicular to the face rectangular face of prism, which is measured from perpendicular to the rectangular face of prism. अब लिखो एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, it is the angle of it is the angle which is coming out from the prism, it is the angle which is coming out from the prism which is measured from perpendicular to the rectangular face, which is measured from rectangular to the prism face. अब हमें निकालना क्या है एक्चुअली में, देखो हमें निकालना होता है बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन आपको क्या होता है, देखो एक्चुअली में क्या होता है डेविएशन, अगर आप इसमें बनाने की कोशिश करो एक बार, वैसे तो हम बनाएंगे दोबारा। हमारी लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, एक्चुअली लाइट इतनी बैंड हो गई हमारी, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बना लो, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। फिर होता है एंगल बिटवीन इमर्जिंग रे एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इमर्जिंग रे एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इमर्जिंग रे एंड इंसिडेंट रे, ये हो गया। लिख लिया सभी ने, यस और नो? हाँ जी बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा बनाना ताकि हम इसको अच्छे से ड्राइव कर सकें, क्योंकि इसमें दो चार चीजें और भी आएंगी, थोड़ा सा बड़ा बनाना साइड। ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये डेरिवेशन भी आती है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से करना है। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से अवे हो जाएगी टुवर्ड्स हो जाएगी, यहाँ से अवे हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मिला दो, दो नॉर्मल को मिला दो आप, ये बन गया आपका थीटा, ये बन गया आपका आर, ये बन गया आपका आर डैश, ठीक है। अब फिर वही बनाना है जब मैंने पहले वाले डायग्राम में बनाया था, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो सीधा, इसको बैक साइड ले जाओ, तो ये एंगल मेरे को क्या देगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, ये है आपका ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, या फिर कई जगह आई डैश लिखा रहता है, क्योंकि आई डैश आर डैश इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, आई डैश पे लेके चल रहा हूँ तो आई डैश लेके चलूंगा, ठीक है, आर डैश ले रखा, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो, अब देखो ये मेरी लाइट ऐसे जा रही थी सीधी, लेकिन ये बैंड हो गई, तो ये मेरा एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा बच्चों डेल वन, डेल वन, ठीक है। अब आपको पता, देखो ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, इतना बैंड हो गया, तो ये होगा डेल टू, और इसी को ही अगर मैं बनाऊं तो ये एक्चुअल में यही डेल टू होगा, कि मैंने बड़ा बना दिया, बड़ा इसलिए बना दिया क्योंकि मैं दूर कर रहा हूँ, लेकिन है ये सेम, तो ये होगा डेल टू, ये भी डेल टू है, ये भी डेल। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? देख लो अभी अच्छे से,
क्लियर एवरीवन? बना ले सभी Yes, ने? sir. ठीक है, Yes, sir. तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ. लेट अस सपोज दिस वन इज पी क्यू आर एस, और बस पी क्यू आर एस ले लिया अभी. ठीक है, तो एड लिखो, एट पॉइंट पी. तो ऐसे लिखना है एग्जाम में भी, एट पॉइंट पी. दैट मीन्स फर्स्ट रिफ्रैक्शन. तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे देखो, आपको पता, आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ये वाली लाइन जा रही है, एक ये वाली लाइन जा रही है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या मैं बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू डेल वन प्लस आर. तो डेल वन की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, आई माइनस आर, इक्वेशन वन. सिमिलरली एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, दैट मीन्स सेकेंड रिफ्रैक्शन. सेकेंड रिफ्रैक्शन पे देखो तो एक रेड वाली लाइन डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और कौन सी एक ये वाली लाइन डॉटेड डॉटेड डॉटेड. तो जो ई होगा, ई किसके बराबर होगा, डेल टू प्लस आर डैश. ई होगा आपका, ई मतलब आई डैश, किसके बराबर होगा, डेल टू प्लस आर डैश. तो डेल टू क्या निकल गया बच्चों, आई डैश माइनस आर डैश. क्लियर है सभी को? यहाँ तक देख लो. अब देखो, अगर आप ढंग से देखो, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये जो डेल एंगल है ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल. एक्सटीरियर एंगल लिख लो, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट एंगल. दैट मीन्स डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू हो जाएगा. तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश. तो मैं प्लस वाले को एक साथ ले रहा हूं और माइनस वाले को एक साथ ले रहा हूं. ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन. नाउ अब ले लो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस. ठीक है, अब ध्यान से देखना पी क्यू आर एस. देखो कौन कौन सा मैं इसमें थोड़ा सा खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो ध्यान से देखना है. ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये वाला एंगल, ये तो पी है पूरा, ये एंगल कितना होगा 90, को भी देखो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा एंगल, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360 होता है. तो एंगल पी कितना है बच्चों, 90 डिग्री. एंगल क्यू भी कितना होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है यहाँ से, तो ये भी 90 डिग्री. एंगल आर, एंगल आर है थीटा, ये थीटा है. अगर थीटा देखो, थीटा प्लस आर डैश, चलो अभी थीटा लिखते हैं, इसको कंफ्यूजन ना हो. तो एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा लिखना है. और एंगल एस कितना है, ए है, इक्वल टू कितना है बच्चों, 360. नाउ ये 180 हो गया. थीटा क्या होगा, थीटा होगा 180 माइनस आर प्लस आर डैश. ये सब में आगे किससे आएगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से. क्या ये क्लियर हो गया सभी को, क्या ये क्लियर हो गया बच्चों, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी आर, आर डैश और थीटा, ये ट्रायंगल बना रहे हैं पी क्यू आर. तो उससे 180 माइनस आर प्लस आर डैश हो जाएगा. क्लियर है एवरीवन? तो 360 से 360 कैंसिल, ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, आर प्लस आर डैश. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर. बोल क्यों नहीं रहे हो? पुट द वैल्यू 4 इन 3. फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा, डेल इक्वल टू, ये याद होना चाहिए, एंगल आई, आई डैश माइनस ए. पता होना चाहिए आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? Sir.
हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? यस ठीक है। सर। अब यहाँ से कंडीशन बनेगी, देखो ये तो हो गया, सिंपल हो गया, केस हो गया। तो यहाँ पे लिखो कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो? सरफेस के साथ चलना। ग्रेजिंग का मतलब सरफेस के साथ चलना। देखो एक बार मैं दोबारा ट्राई करूं बनाने की, तो एक तरीके से ऐसा बनेगा, देखो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके बाद लाइट सरफेस से जाकर, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग। याद हो तो मैंने बताया था ग्रेजिंग, ये लाइट हमारी सरफेस के साथ जाने लग जाएगी ऐसे। तो हमें ऐसी कंडीशन निकालने, किस कंडीशन पे ऐसा होगा कि लाइट क्या जाएगी बच्चों, सरफेस के जो फेज होगा उसके अलोंग जाने लग जाएगी, उसी के अलोंग जाने लग जाएगी, उसी के अलोंग जाने लग जाएगी। तो मुझे बताओगे यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा बच्चों? एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो गया इस केस में? आई डैश कितना हो जाएगा बच्चों? 90। 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो एट सेकंड सरफेस, एट सेकंड सरफेस पे यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर याद हो तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर ये म्यू वन है ना, ये म्यू वन है और ये क्या है, म्यू टू का एयर है, तो क्या हो जाएगा? म्यू वन साइन किस एंगल पर इंसिडेंस कर रहा है? आर डैश पे इंसिडेंस कर रहा है, इक्वल टू म्यू टू बाहर किससे आ रहा है? 90 पे आ रहा है। तो 90 वाला तो वन हो गया, म्यू वन आपका एयर ही है, तो ये भी वन है, ये भी वन है। म्यू टू क्या है आपका? एयर है। म्यू वन क्या है आपका? ग्लास है, तो इसको म्यू ले लो। तो लिख लेना यहाँ पे म्यू वन इक्वल टू म्यू ग्लास के लिए, और ये म्यू टू किसका है बच्चों? एयर के लिए, लिख लेना साइड में। तो डायरेक्टली निकल गया साइन आर, आर डैश। आपको याद है कि हमने एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, हमने बोला था कि जिस एंगल पर वो इंसिडेंट कर रहा है अगर वो ग्रेजिंग कर देता है तो उसको हमने कोई नाम दिया था, याद है वो नाम क्या था? क्या नाम था यहाँ पे? नाम याद है बच्चों? इसको हम कौन सा नाम बोलते थे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में? इसको बोलते थे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते थे इसको? क्रिटिकल एंगल। तो मुझे बताओ यहाँ पे, अगर मैं साइन आर डैश की वैल्यू निकालूंगा तो 1/म्यू हो जाएगा। तो आर डैश कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/म्यू, और ये आर डैश क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा सी हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/म्यू। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? तो आर डैश की यस वैल्यू तो सर। कितना होगा बच्चों? क्रिटिकल एंगल होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखते हैं आई वाली साइड से, देखते हैं आई वाली साइड में क्या चीज है। थीटा सी, तो आर डैश तो मेरा थीटा सी हो गया, आर डैश तो मेरा क्या हो गया? थीटा सी होगा, ये भी लिख लेना, आर डैश तो मेरा थीटा सी होगा। अब एक चीज समझने वाले है कि अब देखते हैं कि इस फर्स्ट सरफेस पे तो कुछ एंगल की तो बात की नहीं, ठीक है? तो मुझे बताओ एंगल आई की रेंज क्या से क्या हो सकते हैं? देखो एंगल आई की रेंज, अगर आई यहाँ पे इंसिडेंस करे तो 0 है, और अगर ग्रेजिंग पे इंसिडेंस कर रहा है तो 90 है। तो जो आई की रेंज हो सकती है वो 0 से लेकर 90 तक हो सकती है। क्या है बात क्लियर है? आई की रेंज 0 से लेकर 90 तक हो सकते हैं। तो मुझे बताओगे आर की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो आर की वैल्यू 0 पे तो 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अगर ये 0 है तो डेफिनेटली ये भी 0 होगा। लेकिन आपको पता है अगर आई की वैल्यू 90 हो गई तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों उस केस में? अगर आई की वैल्यू 90 होगी तो आर की वैल्यू 90 होगी कि कुछ और होगी? बताओ सोच समझ के, क्या होगी? क्या होगी वो? साइन इनवर्स न्यू 1/न्यू 2। नहीं 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 नहीं। अगर आपने बच्चे यहाँ पे 90 लिया, देखो यहाँ पे जब आपने 90 लिया था तो आर डैश क्या बन गया था? थीटा सी बन गया था। सिमिलरली अगर आई 90 बन गया तो आर क्या बन जाएगा बच्चों? थीटा सी बन जाएगा ना। ठीक है,
यस और नो? इतना क्लियर हो गया? वैसे तो Yes. बनेगा तो उसी से ही, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन मेरे को तो रेंज पता करनी है। वो तो फॉर्मूला निकाल दिया आपने, मुझे रेंज पता करनी है। तो आर की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 0 से बड़ी और थीटा सी से छोटी बनेगी। यहां तक क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए? लिख लो। अब ए क्या होता है आपका? ए होता है आपका आर प्लस आर डैश होता है। आर डैश की तो वैल्यू थीटा सी है, लेकिन आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू थीटा सी है, तो मैं ए बोलूंगा लेस देन इक्वल टू थीटा सी। और ये थीटा सी तो था ही था, तो डेफिनेटली क्या होगी बच्चों यहाँ पे? ए की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन इक्वल टू टू थीटा सी। ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू टू थीटा। एग्जैक्टली बोलोगे तो टू थीटा सी पे वो ग्रेजिंग करेगा, लेकिन लेस देन टू थीटा सी पे पता है क्या चीज होगी? वो बाहर निकलेगी, निकलेगी। ये है। अगर ये तो हो गया इसके लिए। अगर अगर मैंने ए को ग्रेटर देन टू थीटा सी ले लिया, तो ये क्या कंडीशन देगा? कोई बता सकता है ये कौन सी कंडीशन दे देगी मेरे को? अगर ए की वैल्यू टू थीटा से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा वहां पे? क्या हो जाएगा पता? रे ऑफ लाइट निकलेगी ही नहीं बाहर। रे ऑफ लाइट, नो इमर्जिंग रे, नो इमर्जिंग रे, बाहर ही नहीं निकलेगी। नो इमरजेंस, या फिर बोलेंगे नो इमरजेंस। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? देखो इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर एंगल मेरा, ध्यान से देखो, अगर एंगल मेरा यहाँ पे ए ग्रेटर देन टू थीटा सी हो गया, तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से डेफिनेटली रिफ्रैक्शन तो करेगा एक बार, लेकिन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है। हाँ, यहाँ तक बना लो बस। यहाँ तक रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बाहर ही नहीं निकल रही, बाहर ही नहीं निकल रही सेकंड सरफेस से। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? तो इसका मतलब हो गया नो इमरजेंसी। गर्वित क्लियर है? दिवस श्योर है? वंश यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये होगा आपका नो इमरजेंसी। तो इस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो पहले यही करते हैं। लिखो। if angle of incidence is 90 degree, if angle of incidence is 90 degree, if angle of incidence is 90 degree, and the refractive index of prism is 2, refractive index of prism is 2, what is the minimum value of A, well, angle of prism? What is the minimum value of angle of prism for which emergence is not possible? इमरजेंस इज नॉट पॉसिबल, जहां पे इमरजेंस पॉसिबल ही नहीं है। जहां पे इमरजेंस क्या है बच्चों? पॉसिबल ही नहीं है। नो इमरजेंस पॉसिबल। ट्राई करो निकालने के लिए, ट्राई करो बच्चों, कितनी वैल्यू निकलनी चाहिए। स्नेल्स लॉ लगेगा, पहले बता दिया। स्नेल्स लॉ को यूज करना है दोनों सरफेस पे, और कंडीशन बता दी है। Sir, 60. वेरी गुड, करेक्ट। बहुत ही सिंपल था। जैसे कि सेकंड सरफेस के लिए देखो, मैंने निकाला था फॉर्मूला
थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/u, तो यहाँ पे भी ये निकालना है, थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ये कौन से एंगल पर होता है बच्चे? 30 एंगल पे, अभी बताया था। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 2 थीटा सी। तो मिनिमम कितना हो गया? 60। तो 60 से ज्यादा होनी चाहिए। 60 ऑप्शन में था, लेकिन अगर ऑप्शन 61 होता तो आप 61 लगाते। ध्यान से सुन लो, अगर एक ऑप्शन 60 है और एक 61 है तो ऑप्शन 61 लगाओगे। सुनाई देगा सभी को? यस और नो? क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आपको 60 लगाना, 61 लगाना अगर दो ऑप्शन है। अगर ओनली 60 है और 60 से कम है, ध्यान सुन लो, अगर 60 है और 60 से कम है तो 60 आंसर है। अगर एक ऑप्शन 60 है, दो ऑप्शन 60 से छोटे हैं और एक ऑप्शन 60 से ज्यादा है, तो 60 से ज्यादा वाला आंसर लगाना। ये चीज का ध्यान है, 60 मत लगा देना अगर 60 से ज्यादा वाला ऑप्शन है तो। ठीक है, निकल गया सभी का 60 आंसर? ठीक है, अब लिखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो, फॉर द गिवन फिगर, फॉर द गिवन फिगर, what is the minimum angle A? What is the minimum angle of A for which no emergence occur? No emergence occur. No emergence occur. लाइट देखो, बस इतना बता रखा है, इतना। नो इमरजेंस ये है, ठीक है, नो इमरजेंस अकर। तो करो, और इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ही दे रखा है बच्चे, इसका भी 2 दे रखा। करो जल्दी। हो गया बच्चों? चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान करो। जब भी ऐसा देखो, यहाँ पे सरफेस ये है तो उसका नॉर्मल होगा, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो हो गया, आई तो जीरो हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आई जीरो है, अगर आई जीरो है तो थीटा सी जीरो हो जाएगा, और 2 थीटा सी लिख रखा है, वहां का थीटा अलग, वहां का, तो 30 आंसर आएगा। वो गलत हो जाएगा ऐसे तो। ऐसे तो आपका आंसर क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा? इस तरीके से नहीं कॉन्सेप्ट लगाना आपको, ठीक है, आराम से करना, कोई जल्दी। कितना आंसर आ रहा है? सर नहीं, 60 नहीं आंसर आएगा। इंसिडेंस 45 होगी। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। देखो, देखो यहाँ पे जीरो है ना, तो डेफिनेटली ये 90 होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। अभी क्या करेगा? अब आपको पता है क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपका नॉर्मल ये है ना, तो इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इस एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो मान के चलो ये जाएगा यहाँ से ही जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला, आपको पता ही, हमने क्या निकाला था? आर डैश निकाला था। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 90 के जैसे हो जाएगा, 90 माइनस आर डैश हो गया, ये हो गया 90 माइनस आर डैश। तो एंगल ए कितना हो गया? देखो, एंगल ए प्लस 90 माइनस आर डैश इक्वल टू 180। तो देखोगे ये कट गया, तो ए इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? आर डैश हो गया। अब आर डैश हो गया ना, आर डैश की तो वैल्यू हमें पता है, आई वाले नहीं पता, आर डैश तो पता है। आर डैश क्या था? साइन वर्स 1/, म्यू। तो कितना हो जाएगा बच्चों? साइन वर्स 1/2। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो इसका लगे थीटा सी कितना आ गया? 30। तो ए क्या होना चाहिए बच्चों? 30 डिग्री या 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसी पे क्या करेगा बच्चों? ये इमरजेंस नॉट पॉसिबल करेगा। तो यहाँ चीज, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो हर बार 2 थीटा सी नहीं लगाना, देखना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको।
क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब बस 5 मिनट का टॉपिक रह गया। अब लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, जो मैंने शीट में रखी है ना उसमें प्रिज्म के क्वेश्चन है, तो अभी मत लगाना। कल की क्लास जो होगी ना 12 बजे, उसके बाद लगाना। 12 या 12:30 में बता दूंगा, क्योंकि आपकी क्लास 3 बजे से होती है, उससे पहले खत्म कर दूंगा, 2 बजे तक मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो फिर मैं 1-1.5 घंटे की क्लास दूंगा, तो उसमें आपका सेकंड क्वेश्चन प्रिज्म का कंप्लीट हो, तब प्रिज्म के क्वेश्चन लगाने हैं सारे। फिर लगभग लगभग एक टॉपिक और रह जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन लगाने 2-3 दिन लगातार। इस संडे तक टेस्ट लेना है इसका। टेस्ट होगा संडे को पूरी लाइट का। ठीक है, तो तैयारी कर लो अच्छे से। तो यहाँ पे बात करें बच्चों मैक्सिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन। तो अभी तक हमने डेल का देखो फॉर्मूला पढ़ा है। डेल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? आई डैश माइनस, ये हमने पढ़ा है। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम डेविएशन कब होगा और मिनिमम डेविएशन कब होगा, आपको पता हो तो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्नेल्स लॉ पढ़ा है। स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा है? एयर से जब हम जाते हैं साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, इसकी वैल्यू तो 1 होती है। साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर हो गया। आपको पता है कि जब मेरी आई की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वजह से आर की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी मेरी। यहां तक क्लियर है? आई की इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा, मतलब आई की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? अब मेरे को बताओ, एंगल ऑफ प्रिज्म मेरा चेंज होता है कि वो कांस्टेंट ही रहता है? भैया एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम ही रहेगा ना। जब एक बार आपने बना दिया बच्चों, तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम रहेगा। क्या इस बात तो क्लियर है? यस और नो? क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ए होता क्या है बच्चों? ए होता है आपका आर प्लस आर डैश। अब ए मेरा कांस्टेंट है, और अगर आर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से आर डैश पे क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? आर डैश पे क्या इफेक्ट आएगा? आर डैश पे क्या इफेक्ट आएगा अगर ए मेरा कांस्टेंट है तो? कम होगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, कम हो जाएगा ना। कम प्लस ज्यादा कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता है फिर स्नेल्स लॉ लगेगा सेकंड सरफेस पे। सेकंड सरफेस पे फिर स्नेल्स लॉ लगेगा, क्या लगेगा? म्यू टू साइन आर डैश इक्वल टू म्यू वन साइन आई डैश। अब बताओ, दोनों फिर प्रोपोर्शनल है। आर डैश जब कम हो जाएगा तो इसकी वजह से आई डैश भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। आई डैश भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला मेरे को? आई डैश के ज्यादा होने से फाइनल रिजल्ट निकला आई डैश मेरा रिड्यूस हो गया, ये पता चला मेरे को। यस और नो? क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप ध्यान से देखो। मेरा फॉर्मूला क्या है ये लिखते रहो, चलो साथ साथ। फॉर्मूला क्या है मेरा? आई प्लस आई डैश माइनस ए तो मेरा होगा कांस्टेंट। आई मेरा क्या करेगा? आई मेरा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और आई डैश क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। आई डैश मेरा डिक्रीज कर रहा है, आई डैश के बनने से आई डैश मेरा डिक्रीज करता है। लेकिन ये डिक्रीज करता है एट सर्टेन पॉइंट तक, एट सर्टेन पॉइंट। लिख लिया यहां तक? सभी ने लिख लिया? क्या यहां तक सभी ने लिख लिया बच्चों? लिख लिया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखा गया। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है पता है? डेल ऑफ वन क्या वेरी करवा रहा हूं मैं? आई वेरी करवा रहा हूं, और इसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो रहा है। तो इसके बीच में ग्राफ देखा गया कि ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है ग्राफ। तो अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पर ही डेल की वैल्यू क्या निकल रही है बच्चों? मिनिमम। और इस पॉइंट पर डेल की वैल्यू क्या निकल रही है? मैक्स। इस पॉइंट पर
डेल मैक्स है और इस पॉइंट पर बच्चों डेल मिनिमम। तो देखो आई के बढ़ने से डेल क्या हो रहा है, कम होता है, कम होता है। अब किस पॉइंट पर कम होगा, ये वाला पॉइंट होगा जब आई इक्वल टू आई डैश, वहां तक क्या होगा मेरा कम होगा। उसके बाद ये क्या चीज होने लग जाएगी बच्चों, बढ़ने लग जाएगी। और आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आई की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। ये होता है बच्चों। तो एक बार आईआईटी के क्वेश्चन में आया था, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, फिर उसका आंसर बताना एक लाइन में। फॉर अ गिवन प्रिज्म, फॉर अ गिवन प्रिज्म, फॉर अ गिवन प्रिज्म, angle of incidence is changed from, angle of incidence is changed from 0 to 90 degree, angle of incidence change from 0 to 90 degree. The angle of deviation, option A, increases, option B, decreases, option C, first decreases then increases, option D, first increases then decreases। बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी। सी ऑप्शन है करेक्ट। पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गए सभी को, यस और नो, यस और नो बच्चों, क्लियर एवरीवन। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब मैक्सिमम डेविएशन इस पॉइंट पर है ना, मैक्सिमम डेविएशन कब है, जब आई मेरा क्या है बच्चों 90 डिग्री है। तो मुझे बताओ डेल मैक्स कितना हो जाएगा, पहले तो डेल की वैल्यू होता है, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल का फॉर्मूला होता है सर आई प्लस आई डैश माइनस है। तो डेल मैक्स कितना हो जाएगा, देखो डेल मैक्स हो जाएगा बच्चों, आई मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा आई डैश है, माइनस है, खत्म बस। देखो यही हो, ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर डेल जे भी याद रहा ना तो ये तो आप इजिली निकाल ही दो। आई डैश आप स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हो, आई डैश आप स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हो। इसका क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। अब बस मिनिमम डेविएशन बता दो, बस खत्म, क्लियर हो गया। अब मिनिमम कब हो रहा है, देखो जब आई मेरा आई डैश के बराबर है। डेल मिनिमम कब हो रहा है, जब आई और प्लस आई दोनों बराबर है। आई डैश किसके बराबर है, आई किसके बराबर है, आई डैश के बराबर है। तो आई माइन प्लस आई माइनस से, तो डेल मिनिमम किसके बराबर हो गया बच्चों, 2i माइनस, ये निकल गया। तो कई बार आई भी पूछ लेता तो आई क्या निकल जाएगा, डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय, ये हो गया बस खत्म। क्लियर हो गया सभी को यहां तक एवरीवन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दो तीन, और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है।